नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी विरासत की, एक ऐसे शहंशाह की जिसने अपने नाम पे अपने एक छोटी सी स्टिक से लोगों को इतना प्रभावित किया कि आज पूरा भारत नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। एक ऐसी विरासत जिसका प्रारंभ तो वही नटखट तरीके से हुआ था, लेकिन अंत बड़ा ही दर्दनाक हुआ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं मेजर ध्यानचंद। जी हाँ दोस्तों, जब ये नाम लिया जाता है तो ऐसा लगता है पूरी विरासत को, पूरे भारत को प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। आज उसी विरासत के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो दोस्तों, मेरा एक छोटा सा प्रयास है, मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और भारत सरकार के उन तमाम मंत्रियों तक ये पहुँचाएं कि साहब मेजर ध्यानचंद को भी भारत रत्न देने की छोटी सी पहल कर दी जाए। चलिए वीडियो को प्रारंभ करता हूँ बिना देर करे। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद जी का बचपन का नाम ध्यान सिंह था, जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के संगम नगरी कहे जाने वाले प्रयागराज में हुआ था। बचपन इनका वैसा ही व्यतीत था जैसे एक गरीब बच्चे का होता है, या मैं कहूं कि एक संघर्षमय जीवन जिस प्रकार से हर व्यक्ति जीता है वैसे इनका भी जीवन था। इनके पिताजी, जिनका नाम सोमेश्वर दत्त था, और माताजी, जिनका नाम श्रद्धा सिंह था, ये दोनों ही अपने बच्चों को सही तालीम देने के लिए कार्य कर रहे थे। इनके पिताजी ब्रिटिश आर्मी में थे, जो सिपाही से भर्ती हुए थे। बाद में उन्हें भी सूबेदार की उपाधि मिलती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1905 से प्रथम विश्व युद्ध जब होता है, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब सोमेश्वर दत्त वापस फौज से आते हैं और देखते हैं कि अपने बच्चे की तरफ, तो यहाँ पर जो ध्यान सिंह थे, पढ़ने में उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। इनको खेलकूद में इनका ज़्यादा रुचि थी। हालांकि सोमेश्वर दत्त भी एक हॉकी के खिलाड़ी थे, इसीलिए बचपन से ही ध्यान सिंह का भी ध्यान पूर्ण रूप से हॉकी की तरफ ज़्यादा था। जी हाँ दोस्तों, और ये उस रुचि में माहिर थे कि पेड़ की टहनी से तोड़ करके हॉकी खेला करते थे। एक वाक्य आता है, जब एक गेम चल रहा था और वहाँ पर एक टीम 4 गोल से हार रही थी, पीछे थी। ये अपने पापा से परमिशन लेते हैं कि पापा क्या मैं हार रही टीम के लिए खेल लूं? तो इनके पापा जैसे ही ओके बोलते हैं, डन, तो ये चले जाते हैं उस टीम का से खेलने के लिए। खेलने जाते हैं और जो टीम हार रही थी उस टीम से ये 4 गोल और मारते हैं। टीम जीत जाती है, और वहां पर उस मैच को, वो भले से छोटा सा मैच था, लेकिन उस मैच को सेना के बड़े बड़े अफसर भी देख रहे थे। और इसी रिकमेंडेशन से ध्यान सिंह का एंट्री हो जाती है 16 वर्ष की उम्र में 1922 में आर्मी में। सबसे पहले ब्राह्मण रेजिमेंट के भोला तिवारी से मिलते हैं, और भोला तिवारी उस समय के सूबेदारों में सबसे चर्चित हॉकी के एक्सपर्ट थे। ध्यान सिंह अभी भोला तिवारी के नेतृत्व में काम करना प्रारंभ करते हैं, छोटी छोटी बारीकियां सीखते हैं। बारीकियां सीखने के बाद 1922 से जब सेना में भर्ती हो जाते हैं तो 24 का दौर आता है। 1924 में थोड़ा सा हताश और परेशान हो जाते हैं। परेशान होने का कारण होता है 1924 में जो ओलंपिक होते हैं, पेरिस ओलंपिक, वहां से हॉकी को हटा दिया जाता है। अब यह अंतर ही अंतर सोचते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, मैं तो हॉकी खेल रहा हूं। लेकिन 1926 का वो समय आता है जहां पर इंडियन हॉकी फेडरेशन का जन्म होता है, जहां इंडियन हॉकी फेडरेशन वो अपना सर्वस्व करती है ताकि हॉकी को फिर से ओलंपिक में मिला लिया जाए। 1926 में एक मौका मिलता है इनको, और रेजिमेंट से इनको खेलने बुलाया जाता है न्यूजीलैंड। वहां पर इनका भी चयन होता है। 1924 में सिपाही के रूप में ये जाते हैं वहां पर गेम खेलने, और 21 मैचों की श्रृंखला में 18 जीत जाते हैं, 2 ड्रॉ होते हैं और 1 हार जाते हैं। यहां पर जो टोटल गोल होते हैं, जो गोल किए जाते हैं, 192 गोल होते हैं, जिसमें से अकेले 100 गोल ध्यान सिंह ने किए थे। अभी भी मैं इनका नाम ध्यान सिंह बता रहा हूं। जब ये वापस लौट कर आते हैं तो इनको प्रमोशन दिया जाता है, लांस नायक का टाइटल मिल जाता है, और लांस नायक बनते ही
अब ये चांदनी रात में प्रैक्टिस के लिए भी जाने जाते थे, इसीलिए इनके एक मेंटर और जो कोच थे उनका नाम था पंकज गुप्ता। पंकज गुप्ता इनको एक टाइटल देते हैं कि तुम चंद्र के जैसे चमकोगे, एक दिन ऐसा आएगा जब चंद्र के जैसे चमकोगे। चंद्र मतलब कि चांद, इसलिए इनका नाम हो जाता है ध्यान चंद्र की जगह ध्यानचंद हो जाता है। अब ध्यानचंद के नाम से फेमस इन्हें मौका मिलता 1928 में ओलंपिक में। एम्स्टर्डम ओलंपिक में 1928 में जब प्रतिनिधित्व करते हैं भारतीय टीम में, वहां पर पहुंचते ही साहब आप ये विश्वास नहीं करेंगे, कोई सी भी ऐसी टीम नहीं थी जो इनसे कभी गेंद छीन पाए। धड़ाधड़ सबको ध्वस्त कर देते हैं। मैं थोड़ा सा स्कोर शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से। ऑस्ट्रिया 6-0, बेल्जियम 9-0, डेनमार्क 5-0, स्विट्जरलैंड 6-0। तो दोस्तों किसी भी टीम को अपने गोल पोस्ट तक आने का मौका ही नहीं देते हैं, गोल तो मारने की दूर बात है। तो ऐसी टीम लेकर के यहां पर ये लोग जाते हैं और उसका एक गद्दावर हम बोल सकते हैं, कैसा टैलेंट जिसने अपनी स्टिक से ऐसी स्थिति बना दी कि वहां पर लोगों को ये बड़ा आश्चर्य में डाल दिया गया। और उसी ओलंपिक में इनकी हॉकी तोड़ के देखी जाती है कि इस हॉकी में है क्या, मैग्नेट तो नहीं है कि बॉल चिपकी हुई है और हटी नहीं रही है। तो ये हॉलैंड में तोड़ी जाती है दोस्तों। और फाइनल मैच होता है 1928 में, फाइनल मैच होता है नीदरलैंड से। और सिलसिला यही नहीं रुकता है, नीदरलैंड को फाइनल में 3-0 से हराते हैं, जिसमें से 2 गोल सिर्फ ध्यानचंद जी ने करे थे। 1928 का ओलंपिक जीत के जब ये भारत आते हैं तो बॉम्बे हार्बर पर इनका भव्य स्वागत किया जाता है और ये बहुत खुश हो जाते हैं। और इसी बीच साथ ही साथ इनका इंटरेस्ट लोगों को ट्रेनिंग देने और जो इंटर स्टेट हम बात कर सकते हैं, वहां पर चैंपियनशिप होती थी जिसमें यूनियन प्रोविनेंस, सेंट्रल प्रोविनेंस और बिहार, पंजाब, ये वाले पार्ट आपस में खेलते थे। वहां से आर्मी से परमिशन लेते हैं और यूपी से खेलने की पेशकश करते हैं। तो वहां से खेलते हैं और ये चमकता हुआ सितारा अपनी छाप वहां भी छोड़ देता है। और यहीं पर झांसी हीरो एक क्लब फॉर्म करते हैं जिससे खुद भी खेलते हैं और वहां पर लोगों को ट्रेन भी करते हैं। दोस्तों एक वाकया यहां पर यह भी आता है कि एक मैच होता है झेलम के पास में, पंजाब इन्फेंट्री फाइनल मैच था और अपनी टीम की ओर से खेल रहे थे और वहां पर इनकी टीम ऑलरेडी 2 गोल से पिछड़ रही थी। इन्होंने 4 मिनट में 3 गोल मार देते हैं। और जैसे ही 4 मिनट में 3 गोल मारते हैं तो लोगों के समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, क्रिकेट चल रहा है कि हॉकी चल रहा है। इसीलिए इनका नाम हॉकी विजार्ड के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, वैसे ही इन्हें चांद के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें हॉकी विजार्ड के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें द विजार्ड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अब सफर होता है 1932 का लॉस एंजलिस, जो कि अमेरिका में आता है। यहां पर ओलंपिक गेम की शुरुआत होती है। दोस्तों उस समय में ब्रिटिश, हम सबको मालूम है, ब्रिटिश रूल कर रहे थे भारत में और इंडियन हॉकी फेडरेशन ने रिकमेंडेड करा कि भैया हमें वहां जाना है, आप हमें सपोर्ट करो। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने सोचा कि हम इनको क्यों सपोर्ट करो, क्योंकि इतना दूर जाना है, यहां पर हम फंडिंग नहीं कर सकते, हम आपको पैसा नहीं दे सकते। तो इंडियन हॉकी फेडरेशन ने उस समय में 1932 ओलंपिक खिलवाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया। लोन अराउंड 3000 का था, लेकिन यह भी कम पड़ रहा था। तो वहां पर एक संस्था सपोर्ट करती है, बंगाल, जो वेस्ट बंगाल था वहां की संस्था सपोर्ट करती है। दोस्तों या उसके बाद हॉकी टीम पहुंचती है लॉस एंजलिस और जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं 4 अगस्त 1932 को जब वहां पर एंट्री होती है भारतीय टीम की, तो धड़ाधड़ गोल होना प्रारंभ हो जाते हैं। जापान को 11-1 से हराते हैं और यह सफर यहीं नहीं रुकता दोस्तों। अमेरिका में जाकर के अमेरिका की ही टीम को विश्व रिकॉर्ड बनाते हैं और 24-1 से हराते हैं। इस मैच में अकेले ध्यानचंद के 8 गोल थे और उनके भाई रूप सिंह जिन्होंने 10 गोल मारे थे। और अमेरिका को हरा करके भारत 1932 का गोल्ड फिर जीत लेता है और अपनी बादशाहत पूरे विश्व हॉकी पर रख देता है। यहीं पर डॉन ब्रैडमैन से भी मुलाकात होती है। इस ओलंपिक के बाद ध्यानचंद की ख्याति और बढ़ जाती है। अगले ओलंपिक 1936 में, इस बार के ओलंपिक बड़े ही खास थे
क्योंकि ये होने जा रहे थे जर्मनी में। जर्मनी ओलंपिक जैसा हम सबको पता है, उस समय में जर्मनी में जिसका रूल चल रहा था उनका नाम था एडोल्फ हिटलर। हिटलर अपनी तानाशाही की वजह से जाना जाता है दोस्तों। लेकिन उस समय में जब भारत पहुंचता है और प्रैक्टिस मैच की बात होती है 10 जुलाई 1936 में, तो 17 जुलाई को मैच होता है, प्रैक्टिस मैच। और प्रैक्टिस मैच में जर्मनी अपनी टीम ए जैसे कि छोटी टीम को उतार देती है, ऐसा कह करके। लेकिन होता यह है, भारत उस गेम को हार जाता है। भारत वो गेम 4-1 से हार जाता है दोस्तों। उस दिन ध्यानचंद पूरी रात नहीं सोते हैं और बाकी खिलाड़ियों को भी नींद नहीं आती है। बड़ा ही विचार विमर्श करते हैं और फिर लेटर लिखते हैं इंडियन हॉकी टीम को। इंडियन हॉकी जो फेडरेशन था उनको लेटर लिखा जाता है और कहा जाता है कि अली दारा जो खिलाड़ी थे, अली दारा को यहां भेजा जाए। अब टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है, 5 अगस्त को टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। 5 अगस्त तक ध्यानचंद पूरे टीम में एक नया मनोबल डाल देते हैं, एक नई विचारधारा डाल देते हैं और इस मानसिकता से उतरते हैं जैसे योद्धा युद्ध भूमि में बस जीतने के लिए उतरता है। और यह साबित होता है उनके पहले ही मैच से। पहले मैच में हंगरी को 4-0 से हरा देते हैं। दूसरा होता है यूएसए से, जिसे 7-0 से फिर पीट दिया जाता है। तीसरा मैच होता है जापान से, जिसे 9-0 से हरा दिया जाता है। दोस्तों, एक भी गोल कोई नहीं मार पाता है और यहां पर भारत प्रवेश करता है सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में काफिला रुकता नहीं दोस्तों, यह आंधी ऐसी चलती है कि फ्रांस के साथ हुए मैच को भी खत्म कर देती है। 10-0 से हम लोग जीत जाते हैं। अब जब फ्रांस से जीत जाते हैं तो हम एंट्री करते हैं फाइनल में, और फाइनल में हमारी भिड़ंत होनी थी जर्मनी की टीम से। और इस जर्मनी में उस समय में जैसे मैंने बताया, जर्मनी में रूल कर रहे थे एडोल्फ हिटलर, और हिटलर वहां पर सब लोगों को संगठित होने की बात कर देते। जर्मनी की टीम का मनोबल बढ़ाने और भारत को मनोबल गिराने के लिए एक अलग प्रकार की रणनीति इम्तिया करते हैं। बाहर स्टेडियम के बाहर और स्टेडियम के अंदर एक अलग ही क्राउड स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि ये गेम की तारीख 15 अगस्त होती है दोस्तों, और 15 अगस्त 1936 के दिन भारत जब मैदान पर उतरता है तो एक अलग रणनीति लेकर के उतरता है। पहले हाफ तक जर्मनी टीम थोड़ी सी टक्कर में थी और हमारा स्कोर यहाँ पर था 1-0। हमने अभी तक एक ही गोल करा था। सेकेंड हाफ आता है और इसी बीच जिस तरीके से जर्मनी को जिताने का पूरा प्रयास किया जाता है, वहीं पर बारिश का बहाना करके जो पिच थी उसको थोड़ा सा गीला कर दिया जाता है। उसका कारण था भारतीयों के पास अच्छे जूते न होने। उस समय हमारे पास इतनी उपलब्धता, इतने संसाधन नहीं थे। वहाँ पर कोशिश ये करते हैं, इतने में ध्यानचंद इस पार्ट को पढ़ लेते हैं और अपने जूते उतार करके सेकेंड हाफ में आते हैं। साथ ही साथ साथी खिलाड़ी भी बिना जूतों के उतरते हैं और ऐसा रंग दिखाते हैं दोस्तों, ऐसा रंग दिखाते हैं जो जर्मनी के दर्शक उनको सपोर्ट करने आए थे अब जर्मनी के ऊपर ही हंसने लगते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है, ये बच्चों का खेल हो गया। भारतीय टीम यहाँ पर आई है और जर्मनी क्यों उतर गए। 8-1 से हम जीत जाते हैं वो फाइनल। उस फाइनल में ध्यानचंद अकेले 6 गोल मारते हैं दोस्तों। दूसरे दिन खाने पे बुलाया जाता है किसको, ध्यानचंद को। एडोल्फ हिटलर मिलते हैं और हिटलर साहब उनको बोलते हैं, उनकी दशा देख करके, भैया क्या करते हो हॉकी के अलावा। तो ध्यानचंद प्रेम पूर्वक उनसे बोलते हैं, देखिए विनम्र स्वभाव उनके अंदर शुरू से था। और वहाँ पर ये कहते हैं कि साहब मैं इसके अलावा आर्मी के लिए काम करता हूँ, और आर्मी में अपना पद बताते हैं। और आर्मी में उस समय उनका सूबेदार का होता है। ये सुन करके हिटलर उन्हें एक पेशकश करता है कि आप सूबेदार पोस्ट पे वहाँ खेल रहे हो और उसके बाद भी ये आपकी आर्थिक स्थिति है, आप जर्मनी से खेलिए, मैं आपको फील्ड मार्शल बना देता हूँ। ये बहुत बड़ी पोस्ट होती थी जर्मनी में। हालांकि जिस स्वभाव के लिए ध्यानचंद को जाना जाता है, उसी स्वभाव के अंतर्गत ये प्रेम पूर्वक मना कर देते हैं कि साहब जब देश की बात आ जाएगी तो मेरी माटी, मेरा देश ही मेरे लिए सर्वोच्च है, भले से वो मुझे कुछ दे या ना दे। भारत आते हैं। अब भारत आने के बाद जब ये भारत उतरते हैं दोस्तों, तो यहां पर इनको धक्का लगता है। इतने बड़े अचीवमेंट के बाद इनके स्वागत के लिए वहां पर 2 से 3 लोग ही मौजूद होते हैं। कहीं ना कहीं
ये गहन अध्ययन में चले जाते हैं कि ऐसा क्या भाई हमने अचीवमेंट नहीं करा क्या। लेकिन घर पहुंचते हैं, घर वाले बड़े स्वागत करते हैं उनका। उसके बाद नेक्स्ट ओलंपिक द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से टल जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म होता है। जब तक 2 ओलंपिक का टाइम चला जाता है, भारत आज़ाद हो जाता है और इसी बीच अफ्रीकन कंट्री में नेशनल गेम, इंटरनेशनल लेवल पर गेम होने वाले होते हैं। यहाँ पर एशियन हॉकी फेडरेशन भारत के इंडियन हॉकी फेडरेशन को रिकमेंडेड करता है कि आप भी अपनी टीम भेजिए। भारत भी अपनी टीम का दल नेतृत्व जो उस समय में ध्यानचंद थे उनको सौंप देता है और वहां पर जाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं, सारे मैच जीत के आते हैं, मैच जीत के वापस आते हैं। 1948 में हॉकी से रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन आर्मी के लिए खेलते रहते हैं, कोचिंग करते रहते हैं। 1956 में जब रिटायर्ड होते हैं, उसी समय इन्हें भारत का अवार्ड दिया जाता है जिसको पद्म विभूषण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उस समय में पद्म विभूषण सिर्फ ये तीसरे व्यक्ति थे जिन्हें दिया गया था। 1956 के बाद जैसा हॉकी में पूरा का पूरा बदलाव आ जाता है, तो इनकी मनोदशा भी उसी प्रकार से बदल जाती है। ध्यानचंद धीरे धीरे रिटायर्ड तो हो गए थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इनकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। हालांकि यह वाकया ऐसा है जिसे डिस्कस करते करते भी मुझे अपने आप में ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, लेकिन मैं इसके ऊपर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दोस्तों, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने भारत नहीं, हर एक भारतीय का प्रतिनिधित्व किया, उस झंडे की आन बान शान को उसने कहीं झुकने नहीं दिया। एक ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक, ऐसे विरासत को हमने अंतिम क्षणों के लिए छोड़ दिया। 3 दिसंबर 1979 का वो दिन आता है जब मेजर ध्यानचंद अपनी अंतिम सांस लेते हैं। दोस्तों, अंतिम सांस तो हर व्यक्ति को लेना है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, लेकिन ये अंतिम सांसें यहां पर इस व्यक्ति के लिए या हमारे पूरे समाज को एक मैसेज देके जाती है। कई खिलाड़ियों का हौसला टूट जाता है, हॉकी के प्रति जितनी इच्छाएं थी वो सब मर जाती हैं, क्योंकि इनको बेसिक ट्रीटमेंट नहीं मिलता। दोस्तों, आयुर्विज्ञान संस्थान जिसको एम्स कहा जाता है दिल्ली, इनको वहां भर्ती किया जाता है और भर्ती कौन से वार्ड में किया जाता है? जनरल वार्ड में इनको ट्रीट किया जाता है। जब तक ये खबर फैलती है सभी दूर, जब तक ये अपनी सांसें छोड़ चुके होते हैं। एक महानायक जिनका अंत इस तरीके से हुआ। दोस्तों, इनके जाने के बाद 1979 के बाद भारतीय डाक टिकट जारी किया जाता है इनके सम्मान में। राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम रखा जाता है मेजर ध्यानचंद के सम्मान में। ऐसे अनेकों स्टेडियम के नाम इनके नाम पर रखे जाते हैं। ऐसे कई इवेंट होते हैं जिनका प्राइज मनी आज ध्यानचंद अवार्ड के नाम पे है। ध्यानचंद अवार्ड में आज 10 लाख की राशि दी जाती। दोस्तों, जब ये जीवित थे, जब इन्हें सरकार से 10,000 रुपए की मदद भी नहीं मिलती है। तो खिलाड़ियों के लिए यह सम्मान की बात है कि कोई व्यक्ति भारत का प्रतिनिधित्व करे, लेकिन क्या भारत सरकार या भारत के वासियों का यह दायित्व नहीं कि उस कमजोर पड़ रहे खिलाड़ी को एक मनोबल दिया जाए, एक दिशा दी जाए और बुजुर्ग अवस्था में उनका साथ दिया जाए। ऐसे अनेकों हॉकी खिलाड़ी रहे हैं जो ओलंपिक का पार्ट थे दोस्तों, लेकिन उनकी अंतिम सांसें कहीं किसी भी किताब में दर्ज नहीं हो पाई। इनके सम्मान में 29 अगस्त जो इनका जन्म दिवस था, 29 अगस्त 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की जाती है। बहुत अच्छी बात थी कि इस दिन सभी पूरे भारत में जितने भी अच्छा लोग करते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्हें अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और इस सभी लोगों को दिया जाएगा। सभी सरकारें, राज्य सरकारें भी कि इसके लिए कार्य करती हैं, भारत सरकार भी अभी काम कर रही है। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद अवार्ड रखा गया है। यह बड़ा सराहनीय कार्य है, लेकिन यह सराहनीय कार्य हो सकता उस दिन कन्वर्ट हो जाए जिस दिन ध्यानचंद को भारत रत्न के नाम से भी जाना जाए। मैं मानता हूं दोस्तों, भारत रत्न मेजर ध्यानचंद से बड़ा नहीं है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो भारत रत्न से भी ऊपर था, क्या उन्हें भारत रत्न नहीं दिया जा सकता? अगर दोस्तों आपको मेरी बात समझ आई हो और आपको लगता हो कि मेजर ध्यानचंद जी को अवार्ड देना चाहिए, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।
अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जरूर अपना ओपिनियन दें कि आपको क्या लगता है, मेजर ध्यानचंद जी को भारत रत्न देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।